सुनो बाबू, 4 नंबर सवाल बना लिए हो ना। पांचवा सवाल देखो क्या कहता है। इस क्वेश्चंस को और इसका जो बेसिक थ्योरी है यहीं पे समझाएंगे। ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, मतलब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं ये बात आपको पता है ना। गिनती के सभी संख्याओं का कहते हैं प्राकृत से। गिनती शुरू होती है 1 से लेकर अनंत तक जाती है। तो प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है। जांच करके बताना है कि 6 के पावर n है तो कभी आप 6 के पावर 1 रखिए, कब वो 6 के पावर 2 रखिए, कब वो 6 के पावर 3 रखिए, जबकि n क्या है, एक प्राकृत संख्या। ये बात सबको गले से उतर रहा है ना। तो ऐसी प्राकृत संख्याएं हैं, तो क्या 6 के पावर n किसी प्राकृत संख्या के लिए इसका अंत शून्य पर समाप्त हो सकता है। मतलब इसका, फिर यह सर आगे आगे बोल रहा है लोग। 6 के पावर 1 मतलब 6, 6 के पावर 2 का मतलब 6 6 1 36, 6 के पावर 3 का मतलब 2 से 16। क्या ऐसा 6 के पावर 4, 6 के पावर 5, 6 के पावर 6, ऐसा कभी आगे बढ़ते जाएंगे पावर में तो क्या कभी ऐसा होगा जब इसका अंत अंत जैसे इसका अंत हुआ है 6 के पावर 3 का अंत हुआ है, लास्ट में 6 आया है, लास्ट में 6 आया है, लास्ट में क्या आया है 6। तो क्या 6 का कभी अंत होगा तो उसके अंत में जब उसका प्रसार होगा 6 के पावर 4 है चाहे 6 के पावर 5 है तो 6 के पावर आगे 100 आए कुछ भी आए, उसको उतना बार गुणा किए जाए तो क्या अंत उसका कभी शून्य पर समाप्त हो सकता है। जांच करके बताइए हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये सवाल पूछ रहा है। सवाल समझ में आ गया। तो पहला बात की अब देखिए कब हो सकता है कब नहीं हो सकता है। तो इस सवाल को और इसका थ्योरी जो है उसको इसी में हम मर्ज करते हैं। सबसे पहले सॉल्व में जाएंगे और लेट x बराबर हम मान लेंगे 6 के पावर कितना n, जो 6 के पावर n है उसको हम x मान लेंगे। ठीक है। अब यहाँ x बराबर में हम 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 के पावर का हो जाएगा n। क्लियर है। तो देखो किसी भी, अब हम यहां कहेंगे जो a के पावर n वाला कोई संख्या हो, चाहे 6 के पावर a के पावर n, a के पावर n वाला कोई संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, ठीक ना। तो a का गुणनखंड तोड़िए। अगर a का गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का आएगा तभी इसके पावर में कोई भी प्राकृत संख्या रहेगा तो उसका अंत शून्य पर समाप्त हो सकता है। सही बात है ना पवन कुमार, सही बात है ना। आ रहे हैं, रुक जाइए, घबराइए नहीं। तो यहां कितना है, a का जो a है यहां पे, यहां इसका गुणनखंड होना चाहिए 2 गुणे 5 के रूप में, तभी इसका अंत शून्य पर समाप्त हो सकता है, अन्यथा इसका अंत शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है का, एक बार और समझाइए। इधर से आ रहा है, इधर से बात आ रहा है कि एक बार और समझाइए। उधर से क्या कर रहे थे हम, समझाइए ना रहे थे। हम कह रहे हैं कि a के पावर n कोई भी घात वाला संख्या हो चाहे प्राकृत संख्या हो, तो इसका आधार जो आधार होगा ना, आधार अगर इसे गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का आएगा तो यह प्राकृत संख्या कुछ भी रहे इसका अंत शून्य पर समाप्त हो सकता है। इसका प्रसार करेंगे ना तो जो संख्या आएगा उसका लास्ट में 0 आ जाएगा। अगर हेजा हैकर गुणनखंड हे रूप में नहीं आएगा तो यह कोनो प्राकृत संख्या रख लीजिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बुझाया कि नहीं बुझाया। तो हम कह रहे हैं कि 6 का तोड़े तो 2 गुणे 5 आया है, आना कितना चाहिए 2 गुणे 5। तो क्या 2 गुणे 5 आ रहा है, तो क्या इसका अंत शून्य पर समाप्त होगा, नहीं होगा। सीधी बात है, सिंपल बात है। तो इसको भाषा बना के हमें लिख देना, आंसर हो गया, आंसर हो गया। अब इस थ्योरी जो बताए अभी हम, जो a के पावर n कोई संख्या है, घातांकीय संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, जैसे कि यहां 1 2 3 4 कोई भी आ सकता है। आए कोई संख्या है, जैसे यहाँ a की जगह यहाँ पे कौन है बाबू 6 है, n की जगह n प्राकृत संख्या है, वहां भी हमने प्राकृत संख्या ही रखा है। कहने के लिए n है लेकिन n किसको किसका नेतृत्व कर रहा है, प्राकृत संख्या का नेतृत्व कर रहा है। तो आप ये तो प्राकृत संख्या है, तो इस पर ध्यान दीजिए, ये बुढ़ऊ पर ध्यान दीजिए। ये बुढ़ऊ का अगर फैक्टर 2 गुणे 3 आ गया, 2 गुणे 5 आ गया तो हेजा 1 को रहेगा तब उसका अंत शून्य पर समाप्त होगा, 2 रहेगा 3 रहेगा कुछ भी रहेगा इसका अंत शून्य पर समाप्त होगा। सर एक एग्जांपल बताइएगा। तो देखो जैसे मान लो 10 है, 10 के पावर 2, तो 10 तो यहाँ कितना होगा 100, तो 100 अंत 0 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम कहें 1000 के पावर में
2, ठीक ना। तो इसको 2 बार गुणा करोगे तो आ जाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो प्रसारित कर रहे हैं, आप इसको गुणा कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं जो 100 का फैक्टर 5 का जो 10 है, 10 के पावर 2, तो 10 का फैक्टर तोड़ोगे तो 2 गुणे का होगा 5। 100 का फैक्टर तोड़ोगे, 100 के पावर फैक्टर 100 का फैक्टर तोड़ोगे तो तुमको मिलेगा कितना। इसमें थोड़ा सा और एक्सपेंड करके बोलना चाहिए। 2 के पावर m गुणे 5 की पावर n का रूप का होगा, तब वो शांत होगा। 2 और 5, मान लो 100 को तोड़ रहे हैं यहां पे, तो 25 चौका 100 होता है, तो 2 के पावर 2 और 5 की पावर 2 आ रहा है, इसका फैक्टर आएगा 2 दूना 4 और 50 25, 25 चौका 100। नहीं बुझा रहा है तो है ना तोड़िए, है ना तोड़। ना 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 ना, कोई लोग मुंह बना रहे हैं, कोई लोग मुंह बना रहे हैं। किंग सर, किंग व्हाट इज दिस, दिस इज ई। देखिए 2 से 25 और 5 से 5, सही है। तो 100 के बदले हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, बोला तो 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, यही लगा डायरेक्ट लिख दनी। हाँ अब बुझा गई। तो 100 के पावर में अगर कुछ भी रहे, कौनो प्राकृत संख्या रहे, चाहे 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट में से कौनो रहेगा, जब इसका प्रसारण करेंगे ना तो उसका अंत शून्य पर समाप्त हो खबे करेगा। बुझाया। तो हमको गुणा करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा एक छोटा सा नुस्खा अपनाएंगे, जो आधार होगा उसका फैक्टर तोड़ देंगे। अगर उसे गुणनखंड 2 के पावर m, अब कहिए यहां कुछ भी आ सकता है ना बाबू, मेन है 2 और 5 आना चाहिए। सर 2 और 5 के साथ अगर कोई आ जाए तो वो भी चलेगा, लेकिन 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 2 और 5 होना ही चाहिए। उसके गुणनखंड में 2 और 5 होना ही चाहिए, और उसे घात कुछ भी हो सकता है, 2 3 5 7, लेकिन 2 और 5 आधार में होना चाहिए। तो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर का ऊंची n, m और n भी कोई धनात्मक संख्या रहेगा। बोलिए बढ़े आगे। तो ये बात यहां समझ में आ गई है कि किसी भी संख्या के घात में अगर प्राकृत संख्या रहेगा तो उसका अंत तभी शून्य पर समाप्त हो सकता है जब उस आधार वाले संख्या का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। तो यहां कहेंगे चूंकि हम जानते हैं, पीछे कोई बात कर रहा है, बात ना करे भैया। चूंकि हम जानते हैं कि a के पावर n, a के पावर n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, n एक का है बाबू प्राकृत संख्या, ब्रैकेट में लिख देते हैं प्राकृत संख्या। याद करिएगा, यही लिखना है परीक्षा में, अगर पूछ दे तो। कोई पूछा तो नहीं है लेकिन पूछ दे तो। हम जानते हैं कि a के पावर n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, में a का गुणनखंड, a का गुणनखंड, ठीक ना, a का गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होता है। एक गुणनखंड इतना के रूप का होता है, रूप का होता है, तो उसका अंत, उसके प्रसार का अंत, प्रसार क्योंकि प्रसारण करेंगे गुणा करके, उसके प्रसार का अंत शून्य पर समाप्त होता है, शून्य पर समाप्त होता है। बुझा रहा है, होता है। लिखेंगे इसलिए 6 के पावर n में, चाहे चूंकि लगाइए, चूंकि 6 के पावर n में 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, ठीक है, नहीं है। इसलिए 6 के पावर n का अंत 6 के पावर n के प्रसार में ना, 6 के पावर n के प्रसार में, 6 के पावर n के प्रसार में 6 के पावर n का अंत शून्य पर समाप्त नहीं होगा। शून्य पर का होगा बाबू, समाप्त नहीं होगा, काम खत्म, बन गया। यही लिखना है भाषा, जिससे आपको बहुत दिक्कत होता है, ठीक है ना। यही भाषा लिखना है। इस सवाल अगर पूछता है तो इसी टाइप से भाषा लिखना है, नोट कर लीजिए इसको।
आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन ही क्या कर रहे हैं बाबू। करे व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। सुन रहे हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि यह भाज्य संख्या क्यों है और ये भी भाज्य संख्या क्यों है, व्याख्या करिए। बताइए व्याख्या करके यह भाज्य क्यों है और यह भाज्य क्यों है। ठीक है, क्या हुआ। का कोई कुछ बोल रहा है। का क्या बोल रही है, बोलो। सॉल्व में जाओ और इसको लेट मानो पहले। क्या मानना है जी। लेट ए बराबर मान लीजिए। ए बराबर में 7 × 11 × 13 प्लस में कितना 13। सही है। इसको भाज्य हमें व्याख्या करना है कि भाज्य क्यों है। ठीक है, तो देखिए शुरू में हम एगो प्रमेय लिखवाए थे कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 6 एक भाज्य संख्या है तो इसको 2 × 3 हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए कि नहीं कर दिए। कर दिए। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर हम इस पूरे संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में दिखा देंगे तो कह देंगे हाँ यह एक भाज्य संख्या है। इसलिए भाज्य संख्या है क्योंकि यह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है। समझ में आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत। आप कहोगे सर तो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में है, नहीं है। यहां पे प्लस है, यहां पे क्या है प्लस। प्लस को हटाइए सब गुणा में लिखिए, आपका काम हो जाएगा। मतलब 6 अगर भाज्य है, हम पूछे 6 क्यों भाज्य है तो आप कहेंगे सर 6 को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखे हैं इसलिए यह भाज्य संख्या है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो इसको हल करना आप शुरू करिए। आप एक काम करिए, जब इसको ए मान लिए हैं तो इसके बदले अगर ए भी कहेंगे तो वो कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पूरे पद को देखो, यहां एगो पद है और यहां एगो पद है, दोनों के बीच में प्लस लगा है। इसमें 13 है, इसमें भी 13। 13 कॉमन ले लीजिए आप। 13 कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा 7 × 11 और प्लस में कितना 1। तो ए बराबर हो जाएगा 13। ए बराबर में 13 और गुणे 11 7 77 आ एक कितना हो जाएगा 78। समझ में आ रहा है। तो ए बराबर में 13 और गुणे 78 को फिर अब तोड़ो यहां से। 78 को तोड़ोगे 2 से 2 3 6 2 9 18 और 3 से तोड़ोगे 3 कम 3 3 3 क्लियर है। तो 78 को लिख दीजिए 2 × 3 × 13। तनी सजा के अब लिखिए तो यहां 2 रहेगा, यहां पे 3 रहेगा, यहां 13 के पावर 2 रहेगा। सही है। अब आप मुझे बताइए क्या 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, 3 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, 13 अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो क्या यह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया कि नहीं हो गया। तो जब यह अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त है तो क्या यह भाज्य संख्या है कि नहीं है। एक भाज्य ही तो अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता हो सकता है। एक भाज्य संख्या को ही तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो यहां सीधे कहेंगे ए एक का है भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि यह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है। तो यहां लिखेंगे चूंकि ए, जब भाई पूरा के बदले ए माने हैं तो ए लिखेंगे तो इसका ही व्याख्या हो रहा होगा। क्लियर है। चूंकि ए अभाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है, गुणनफल के रूप में है। क्योंकि ए अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है इसलिए ए एक भाज्य संख्या है। ए एक का है बाबू भाज्य संख्या। समझ में आ गया। ए एक भाज्य संख्या। किसी को कोई दिक्कत। अब फिर उसी प्रकार 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 को भाज्य दिखाइए। 2 सवाल है तो इसको हम बी मान के दिखा देते हैं। इसको भी बना देते हैं अलग अलग। देखिए इसको मान लीजिए लेट बी बराबर में कितना 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 1 प्लस 5। सही है। इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए।
b बराबर में 5 कॉमन लेंगे तो यहां होगा 7 गुणे 6 गुणे 5, 5 तो निकल गया कॉमन ना, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, बताइएगा। इसके बाद क्या करना है, b बराबर में यहां पे 5, सबको गुणा करिए, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। 6 सतह 42 में 4 से, अब इस गुणा करना है, गुणा कर जोड़ के फिर उसका फैक्टर तोड़ना है तो अभाज्य संख्या के रूप में आ जाएगा। देखो कैसे गुणा करते हैं, यहां देखो 4 दूना 8, 8 तिरिका 24, 24 में 42 से गुणा कर लीजिए ना, 24 गुणे 42, यहां देखो 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 चौका 16 और 4 दूना 9, यहाँ 8 6 4 10, 1 10, यही ना होगा। एक जोड़ोगे, एक जोड़ दोगे तो कितना होगा, 1009, तो यहां होगा 1009। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? 1009 का फैक्टर तोड़ पाएंगे हम लोग? 1009 किसी से टूटेगा? किसी से नहीं टूटेगा, ये खुद अभाज्य संख्या है, बुझा रहा है? तो यहां लिखेंगे, चूंकि फिर यही बात जो यहां लिखे हो ना ए, वहीं लिखो बी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है, इसलिए बी एक भाज्य संख्या है, खत्म हो जाएगा। यहां लिखेंगे बी अभाज्य संख्याओं के, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है, इसलिए b एक भाज्य संख्या है। बोलो बाबू बात समझ में आया है? लिखिए, नोट करिए, सवाल बन चुका है, इस पर भी सवाल सीट में होगा। देखिए इस सवाल को क्या कह रहा है, सवाल ही कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वो वृत्ताकार पथ ऐसे हो सकता है बाबू? तो खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, सुनिए, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर मार देती है, जब किसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, एओ को 18 मिनट, एओ को 12 मिनट। मान लीजिए, यहां होना चाहिए लीजिए, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक है, इसमें निकालना है एलसीएम, अभाज्य गुणनखंड विधि अब सीखे हैं। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला एलसीएम निकालना है, हमको तो पता नहीं चल रहा है। मामला यही है, एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, अब थोड़ा भाषा वाला, जैसे पिछला चैप्टर में एक सवाल था 1.1 में देखे होंगे, जिसमें हमने कहा था कि अभी आप एचसीएफ निकाल लीजिए, तो नहीं उसका किताब दीजिए हमको, उस सवाल का भी तन चर्चा कर दें। ये हमने किस आधार पे कहा था कि एचसीएफ निकाल लीजिए, अब आप समझने लायक हो गए हैं और हम समझाने लायक भी हो गए हैं, क्योंकि हम उसमें एचसीएफ का उतना बढ़िया से पोस्टमार्टम नहीं किए थे कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसका कैसे निकाला जाता है, अब आप समझ चुके हो। देखो बोल रहा है किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 22 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक ना? दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें मार्च, अधिकतम कह रहा है, अधिकतम। तो बताओ महत्तम में क्या करते हैं हम, वो बड़ा से बड़ा संख्या जिससे दोनों संख्या विभाजित हो जाए उसे हम उसका मसा कहते हैं। बताइए, हम आपको कह रहे थे कि 6 और 12 का एचसीएफ बताइए, तो आप कहते थे सर वो बड़ा से बड़ा नंबर 6 है जिससे ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो जहां अधिकतम और जहां महत्तम शब्द का बात आएगा ना, वहां समझिए हमें एचसीएफ की तरफ ही जाना है। और कोना में जो लड़का बैठा है वो कुछ नहीं पढ़ रहा है और ना कुछ सुन रहा है, और टोपी वाला के बगल में, और टोपी वाला भी बहुत दिन बाद आया है, ठीक ना? और उसके बगल में जो है उसको खड़ा कराओ तो थोड़ा, ये कुछ नहीं कर रहा है, खाली आके घेकुरी मार के बिलाई की तरह सुमुट के बैठा हुआ है। क्या कर रहा है? सर दर्द कर रहा था, आया क्यों यहाँ पे? निकल के जाओ, भाग घरे, निकलो जाओ। सर दर्द कर रहा था, यहाँ पे क्यों बैठा है? यहाँ दवाई है का सर दर्द का? जो ये बुढ़ौती में दर्द करी नू वो दिन के पूछे वाला ना रही, कुकरों तरह का ना पूछी, काहे घबराता रहो
है या सर दर्द करता है अभी नौजवानी की उम्र में ना, तो बुढ़ापा में वो कुत्ता भी ना पूछी तरह का होता। आदमी तो आदमी है, घबरा मत। बैठो बैठो, सर दर्द कर भाग जाइए से, निकल के जल्दी से क्लास में से, ना तो देखा है ना बोर्ड पर। ठीक है बाबू, तो महत्तम शब्द का बात किया इसमें, ठीक ना। तो 6 से 16 और 32 का हमने एचसीएफ निकालने को इसलिए कहा था कि 6 से 16 और 32 माने 32 बैंड वाला लोग है, उसके पीछे 6 से 16 लोगों को क्या करना है, मार्च करना है, परेड करना है। तो कितने अधिकतम लाइन में लग सकता है, अधिकतम लाइन लगाने के लिए तो बहुत सारा लाइन बन सकता है। माने अब आपको हम थोड़ा सा एक बात बताते हैं। मान लीजिए ये 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, और इनके पीछे हमें कितना लोगों को, 6 लोगों को क्या करना है, 6 लोगों को व्यवस्थित करना है। 6 लोग ना, मान लीजिए 8 गो लोग को व्यवस्थित करना है, 4 3 7 8 गो, ठीक ना। 6 गो लोग के पीछे हमें 8 लोगों को व्यवस्थित करना है। तो एक आदमी को यहां ला देंगे, वो यहां ला देंगे, वो यहां ला देंगे, फिर एक यहां ला देंगे, वो यहां ला देंगे, वो यहां ला देंगे। तो 4 3 2 4 2 को 6 गो लोग तो हो गया। इन 3 लोगों के पीछे 2 लोग बच रहा है। तो अगर हम उसके बराबर डाटा लिए होते, मान लो यहां पे हम और 3 गो संख्या लिए होते, 2 गो और संख्या लिए होते, समझिए, तो कौ गो हो जाता है, 4 4 4 4 8 2 10। तो 3 3 6 गो, नहीं एक और लीजिए, एक तो आराम से हट गया। जबकि सजाने का हमारे पास ये भी प्रोसेस था कि 3 लोगों के पीछे हम क्या करेंगे, इन कुछ लोगों को डाल देंगे यहां पे। जब कौ गो रखें, 3 3 6 3 9, 6 गो है ना कर दिए, 6 गो है ना कर दिए, 8 गो कर दिए, एक गो यहां कर दिए। ऐसे नहीं करना है, पूरा पूरी होना चाहिए, माने यहां तक फील होना चाहिए। जैसे यहां पे देखिए, एक लाइन एक लाइन एक लाइन, किसी एक लाइन में ऐसा नहीं है कि यहां आदमी हो, यहां आदमी नहीं है, यहां आदमी नहीं है, ऐसा कोई स्थिति नहीं बननी चाहिए, ठीक ना। तो अधिकतम इस 32 लोगों के पीछे 6 से 16 लोगों को अधिकतम कितने स्तंभों में हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, सजा सकते हैं। तो इसके लिए अधिकतम कह रहा है एचसीएफ निकाल लेना है। तो जहां अधिकतम कहेगा तो एचसीएफ, और जहां न्यूनतम कहेगा वहां पे कौची, एलसीएफ। तो यहां बोल रहा है, यहां पे देखिए सवाल में क्या है, इसमें न्यूनतम नहीं कह रहा है, लेकिन यहां कह रहा है कि एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः कितने देर बाद अपने उसी स्थान पर मिलेंगे जहां से वो चलना शुरू किए हैं। तो देखिए सर, होगा कहानी क्या, एगो 18 मिनट में चक्कर मारता है, एगो 12 मिनट में मारता है। तो 18 मिनट में एगो 12 मिनट वाला जल्दी मार रहा है, 18 मिनट वाला देरी से मार रहा है। तो 18 मिनट वाला अभी यहां पहुंचेगा तो 12 मिनट वाला चक्कर मार लिया होगा, यहां पहुंच गया होगा। अब फिर ही चलेगा वापस, तो फिर घूम के कहीं मान लो यहां मुलाकात होगा, कभी यहां मुलाकात होगा, कभी यहां मुलाकात होगा। तो कितना देर के बाद इसको तुरंत वहीं पे मुलाकात होगा जहां से दोनों आदमी चलना शुरू किए थे। तो यह एक ऐसा बिंदु है, एलसीएम में होता क्या है, मान लो 6 और 12 का आप एलसीएम निकालते हो तो यहां 12 आता है, जो 6 से भी कटता है और 12 से भी कटता है। सही बात है क्या, 6 एकम 6 दूना 12, 12 एकम 12। तो यह वह संख्या है जिसका इससे भी कनेक्शन है, इससे भी कनेक्शन है, और दोनों एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु पर मिलने का बात हो रहा है। तो फिर दोनों संख्या से वो संख्या कटना चाहिए, वो समय कटना चाहिए, इसलिए इसका क्या बात होगा यहाँ पे, एलसीएम। एलसीएम इसका पता है कितना आएगा, 36 मिनट बाद दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। 36 मिनट बाद फिर वापस वो प्रारंभिक स्थान पर ही मिलेंगे, हो जाएगा। तो अब आपको एलसीएम निकालने में किसी को कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि आप एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि खूब बढ़िया से क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। जैसे मान लीजिए सॉल्व में जाना है और 12 और 18 है, 12 का तोड़ोगे तो 2 दूना 4 तिहाई 12 गुणे 1, यानी 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 1, और यहां 18 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, समझ में आ रहा है, यानी 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 1। इसके बाद हमें कहा निकालना है एलसीएम, एलसीएम ऑफ 12 और 18। बोल बच्चा, दोनों में होना कोई जरूरी है नहीं है, अगर मिल गया सबसे बड़का घात 2 के पावर 2, बोलना 3 3 दोनों में है, होना जरूरी नहीं था, लेकिन है तो बड़ा वाला ले लो, बड़ा वाला ले लो। बताओ कितना, 2 दूना 3 तरीका 9 चौका कह दो, बताओ 36 मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो एचसीएफ एलसीएम से बात आया है, जो इस पर सवाल अभी दिया नहीं है हम लोगों की किताब में, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होगा, इका हो गया, अब ऐसा नहीं होगा, आप नोट कर लेंगे इतना को ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे देखिए, एक सवाल हम आपसे करते हैं,
एक पात्र में एक ऐसा बर्तन है जिसमें 20 लीटर दूध आ सकता है, एक पात्र ऐसा है जिसमें 30 लीटर दूध आ सकता है, ठीक ना। महत्तम धारिता का एक ऐसा मापना बताइए जिससे दोनों पात्रों में रखे दूधों को पूरा पूरा मापा जा सके। सवाल हमारा समझ में आया? माने एगो बर्तन है जिसमें 20 लीटर दूध आ जाएगा, एगो बर्तन है जिसमें 30 लीटर दूध आ जाएगा। क्लियर है? अब कह रहा है जे एक ऐसा मापना लाइए, मापना मापे वाला, दूध मापे वाला, देखिए दोनों बर्तनों के पात्रों को दूध को पूरा पूरा माप दे। पूरा पूरा मापने का मतलब है, पूरा पूरा नहीं मापने का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए अगर 3 लीटर के मापना से मापेंगे है इसको, तो पूरा पूरा दूधवा को नहीं माप पाएगा। वो 18 लीटर मापाएगा, 3-3 लीटर के मापना से 6 बार में 18 लीटर मापाएगा, 2 लीटर नहीं मापा पाएगा। आप कहोगे सर 3 लीटर में 2 लीटर अंदाज कर लेंगे, ओंगा नहीं होता है। पूरा पूरा पैक 3 लीटर पकड़ रहा है तो हम आराम से जगह 6 बार डुबा रहे हैं, 18 लीटर को माप दे रहे हैं, काम खत्म। तो 2 लीटर को हम पूरा पूरा उस बर्तन से नहीं माप पाएंगे, उसको एक्यूरेट मापने के लिए 2 लीटर का मापना भी लाना पड़ेगा। बुझा रहा है? अगर हम इसमें 2 लीटर का मापना से मापें तो 10 बार में पूरा दूध माप देंगे। बोलिए, अगर हम 5 लीटर के मापना से मापें तो 4 बार में माप देंगे। 4 पचे 5 चौका 20। आप 10 लीटर के मापना से मापेंगे तो 2 बार में खत्म। आप 20 लीटर के मापना में एक ही बार में खत्म। बुझाया? लेकिन पर्सनली इसका मापेंगे तब इतना संभावनाएं हैं। 1 लीटर के मापना से भी माप सकते हैं सर, 20 बार में खत्म। सर 2 लीटर के मापना से माप सकते हैं, 40 बार में खत्म। 250 के मापना से माप सकते हैं, कब बार में खत्म? 80 बार में खत्म। 100 ग्राम के मापना से माप सकते हैं। लेकिन इधर आ रहे हैं तो आपको बोरिंग लग रहा है ना, सर 100 ग्राम से काहे माप, 50 ग्राम का है, बट बड़का मापना लाएंगे जल्दी माप के खत्म। समझ में आ रहा है? तो अब सवाल हमारा अब समझ में आ गया होगा। अब एक ऐसा मापना बताइए जो इस पात्र के बर्तन को भी पूरा पूरा माप दे, इस बर्तन के दूध को भी पूरा पूरा माप दे। 10 लीटर के मापना में 2 बार में खत्म और 3 बार में ही खत्म। बुझाया? तो कहीं ना कहीं अधिकतम धारिता का मापना बताइए। तो यहां पे क्या निकाल रहे हैं? 10 जो है दोनों का एचसीएफ नहीं है क्या? दोनों का एचसीएफ नहीं है क्या? है, हो गया खत्म। तो यहां पे अगर सवाल कोई साथ आए तो उसका हमें एचसीएफ निकालना चाहिए। वो कहेगा एक महत्तम धारिता का मापना बताइए, एक महत्तम धारिता, एक महत्तम मापने वाले पात्र बताइए जिससे दोनों पात्रों के दूधों को पूरा पूरा क्या किया जा सके, मापा जा सके। क्लियर है? एक और सवाल होता है। एक और क्या सवाल होता है? जैसे कि मान लीजिए एक कपड़ा का थान है जिसमें 25 मीटर 30 मीटर कपड़ा है, एक में 40 मीटर कपड़ा है। सही है? क्या है? 40 मीटर। और एक ऐसा माने मीटर से मापने वाला होता है ना, एक ऐसा मापने वाला, लंबाई मापने वाला एक ऐसा मापना बताइए जिससे दोनों थानों में रखे कपड़े को पूरा पूरा मापा जा सके। 10 3 बार में खत्म, 4 बार में खत्म। बुझा रहा है? किसी कोई दिक्कत? तो एचसीएफ का कहानी ऐसे होता है। और एलसीएम के लिए क्या कहानी था, अब एलसीएम वाला दिमाग में नहीं आ रहा है, उस पर भी कुछ क्वेश्चन है, आता है या आपके सीट में वो क्वेश्चन होगा उस टाइप का। ठीक ना? बनाइएगा, जहां दिक्कत होगा वहां हमसे पूछिएगा। इस चैप्टर का हो चुका है, समाप्त हो चुका है। कल हम बात करेंगे अगले क्लास में, सिद्ध करें रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। आप जानते हो ये 3 अपरिमेय संख्या है, जानते हो ना? क्योंकि रूट का वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन इसे सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करें, अब आने वाले समय में हम आपको बताएंगे। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? तो यहीं आज रहने दिया जाए, कल हम बात करेंगे अगले चैप्टर का। जो भी क्वेश्चन इसमें ड्यूज लगा होगा सीट में, वो आप बनाते रहिएगा। ये आपकी जिम्मेवारी है, पूछ लीजिएगा। नहीं बनेगा तो नहीं बनाना होगा तो छोड़ दीजिएगा, कोनो बात नहीं है, पास हो जाइएगा।